हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 14 नवंबर को आपका एनडीए का पेपर होने वाला है। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जीएस के पेपर को क्रैक करने के लिए। एज़ जीएस आपका गैट पेपर का पार्ट है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जीएस आता है आपका। तो इसलिए जीएस का पेपर कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, बिकॉज़ बहुत सारा कोर्स होता है। तो वन बाय वन आज हम देखेंगे कि क्या-क्या अभी हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे हम इस एग्ज़ाम में एक स्ट्रैटेजी अच्छी बना के इसको क्रैक कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले चलते हैं कि जनरल नॉलेज में आखिर पूछा कितना जाता है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है, दैट इज़ 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, राइट। एंड इस 400 मार्क्स में से आपके पास कई सारी टॉपिक्स रहते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है और इवन करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो अब कैसे आप इन सारे टॉपिक्स को मटेरियलाइज़ करके सही से और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरे के पूरे 100 सॉल्व नहीं करने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, राइट? ओके। तो सबसे पहले ये दूर अपने दिमाग से आप ये मिथ निकाल दो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप 100 में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, राइट? अगर 50 क्वेश्चंस आप ये मानो कि टफ़ आते हैं, राइट? जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो अगर 50 क्वेश्चंस भी आते हैं तो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, राइट? एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप ये 50 क्वेश्चंस भी कर पाएँगे, बिकॉज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, राइट? थोड़ा बहुत आपको उसमें सोचना पड़ता है। ओके। एंड जनरली क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ बोथ 1 एंड 2, सो दे गिव यू 2 स्टेटमेंट्स एंड देन उसके बाद वो आपसे पूछते हैं। ओके। सो आपको ये पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो ट्राई टू मेक अ मार्क दैट यू विल डू 50 क्वेश्चंस। सो टू डू 50 क्वेश्चंस, 45 टू 50 आई वुड से, depending on which subjects you have, like you have strong or weak subjects, because at least you will score in maths also and then you score in English also, right? So at least try to score 45 to 50. For that you have to target at least 60 questions, even if suppose 40 questions are from outside, you have not studied them or they are tough, right? So at least target 60 questions, and out of that you should have at least 85 90% accuracy, right? So you should be able to do between, right, 50 45 to 50 questions, and that should be correct. Okay. So one by one we'll see each subject, that what we have to study and what we should leave, what we can leave, right? And after that we will come to know a final strategy for this, right? सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज एक बराबर नहीं है, तो हमको वेटेज के हिसाब से पढ़ना है सबसे पहली बात, राइट? तो जैसे कि आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए दैट इज फिजिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, राइट? तो सबसे ज़्यादा ध्यान भी इसी पर देना है आपको। ओके। तो 25% क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, दैट मीन्स आपको इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका 20% वाले सेक्शंस आप देखो। नेक्स्ट दैट मीन्स आपका कौन कौन से सेक्शन 20% के हैं? डी एंड ई। ओके। बिकॉज एफ तो आपका 10% का है, तो डी एंड ई सेक्शंस कौन से हैं देख लेते हैं, राइट? तो डी ए सेक्शन आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? एंड देन आपकी लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? एंड सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ऑल दीज थिंग्स। ओके। एंड सेक्शन ई इज ज्योग्राफी, राइट? तो इन इफ यू target these three sections mainly, so you will be able to, like, do most of the questions, or at least 35 to 40 questions you can easily do. Because if you see in modern history itself, they will ask you 10 to 12 questions, right, from past years, right? So one by one we'll see it, like, the according to the weightage, and then how much you can, how what should you study and how much you can leave, right? Because that is also an important part. You don't have to cover the, do a solve the 100% paper, right? So at least for the last time, my first advice is, now stop studying anything new. Whatever you have studied in last 4 5 months, just try to revise it. Okay. Revise is the, you know foremost thing to clear this exam. Okay. So try to revise, and revise how? With the help of mock tests. Okay. Mock tests are the best thing. If you do solve mock test and do a better analysis is like, suppose you did a mock test of 150 questions, and in gs, just see separately in English and gs, right? Because 50 questions are for, English. So out of the, from 51st question to the 150th question, if you see that you have solved today, you were able to solve 40 questions correctly, right? So see which areas you are lagging, right? Suppose there were 10 questions, you were very close to answer, you already knew answer, but somehow you got wrong, right? So just see that which topics these questions came from. Okay. So suppose there was a question related to ocean currents. Suppose they ask you, where is Agulhas ocean current, right? So just see that topic, that where is just revise that table of ocean currents, how both hot and cold ocean currents, right? So just see what questions you already know about, and
वेयर वर यू लाइक वेरी क्लोज टू सॉल्विंग एंड यू लाइक गॉट इट रॉन्ग, राइट? तो उसको आपका जैसे अगर जितना भी आप देख रहे हो कि अगर आपको बिल्कुल आपको आता था और आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, तो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लो। सो एटलीस्ट मिनिमम ट्राई टू सॉल्व 12 टू 15 मॉक टेस्ट, गुड मॉक टेस्ट, लेवल ऑफ विद द लेवल ऑफ एनडीए लेवल, राइट? सो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप देखो कि आपको कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है? तो ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे, आप हर डे इम्प्रूव करो। जो गलती पहले डे में हुई उसको दूसरे में रिपीट ना करो। इस तरीके से अगर आप करोगे, मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करोगे। अब कोई बोलेगा कि मॉक टेस्ट से रिवीजन कैसे होता है? तो देखो, मॉक टेस्ट से रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जितनी बार आप जितने नए क्वेश्चन करते हो वो किसी न किसी टॉपिक से आ रहे होते हैं, राइट? तो अगर आप सपोज 15 या 12 से 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, राइट? तो हर एवरी मॉक टेस्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हर टॉपिक को कवर कर ले वो। मतलब एक टॉपिक से सपोज अगर आपके पास 100 टॉपिक हैं, राइट? तो हर एक 15-15 आप ऐसे मान लो कि 15 आपने एक ही टॉपिक के 15 पार्ट को कवर कर लिया है, राइट? तो 15 मॉक टेस्ट दोगे तो आपके उन पार्ट्स के 15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप हर टॉपिक को देख के इसको रिवाइज करो, राइट? तो आपके 15 मॉक टेस्ट देने के बाद और सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से आपके सामने पेपर आ गया, राइट? ओके, तो मॉक टेस्ट से रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बस मॉक टेस्ट दो, देखो कौन सा गलत हुआ है। जो क्वेश्चंस आपको, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते, उनको नहीं पढ़ना है। उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अब ये नहीं कि आपको बायो का कोई टॉपिक था, जैसे आपको आपने सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं किया है, तो उसको अब मत पढ़ो। जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ ली है, सपोज गांधीयन मूवमेंट पढ़ लिया है आपने, या पूरा आपने जो आपका जितना भी 1857 के बाद की जितना भी था सब कुछ अगर आप पढ़ चुके, तो उसको आप रिवाइज करो। लेकिन जो नया है, न्यू नहीं पढ़ना है अब, राइट? अब पुराना ही जितना करा है उसी को पक्का करना है आपको, राइट? और उसी के मॉक टेस्ट पे, उसी पे मॉक टेस्ट में भी उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं। इट डजंट मैटर कि देखो, अब उस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने कुछ सपोज़ 2-4 टॉपिक छोड़ भी दिए हैं, ओके? उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जो पढ़ लिया है उसी को मॉक टेस्ट से अच्छे से रिवाइज़ करो। अब देखते हैं कि सेक्शन ए आपका फिज़िक्स है जैसे, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, राइट? पूरी आपकी फिज़िक्स ही है, राइट? लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो एग्ज़ामिनर्स फ़ेवरेट हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले ट्रेंड ऐसा देखा जाता है। जैसे ये जो आपके आपकी मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार ही आते हैं, राइट? और इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नीट लेवल के या आपके आईआईटी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। दे आर जस्ट फार्मूला बेस्ड। इट जस्ट नीड योर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं, राइट? सपोज लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कब आपको वेटलेसनेस फील होगी, ओके? आपका केपलर लॉ ग्रेविटेशन में कैसे काम करता है, और आपके ट्रांसफरेंस ऑफ हीट के क्या-क्या मोड्स हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसे होता है, लेटेंट हीट ये होती क्या है, लेटेंट हीट में और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है, राइट? अब अगर हम लाइट पे आ जाएँ तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? साउंड वेव्स में आपके कैसे साउंड वेव्स पे लाइक अफेक्ट डालता है, मॉइस्चर कैसे अफेक्ट डालता है, डॉपलर इफेक्ट कैसे अफेक्ट डालता है, और उसके फार्मूलेज क्या-क्या होते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, राइट? तो वो सिंपल फार्मूलेज अगर आपको एटलीस्ट आप फार्मूलेज भी अगर पूरे करके चले जाओ अच्छे से, और आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो कि आखिर उस डेफिनेशन में वो कहना क्या चाह रहा है, तो भी आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिजिक्स में कर पाते हो। रीज़न क्या है कि कोर्स इतना ज़्यादा है एक तो, और आपको अगर आप सिंपल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसमें क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। अब जैसे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। बात करते हैं लाइट की, तो लाइट में रिफ्लेक्शन में आपके कौन-कौन से आपके मिरर कैसे काम, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, देन उसमें कौन-कौन से इमेज फॉर्मेशन के केस हैं, ठीक है? रिफ्रैक्शन में आपके कौन-कौन से आपके जो आपके मिरर वो लेंसेज़ हैं उसमें क्या-क्या केस हैं, देन आई कैसे काम करती है, ह्यूमन आई, देन उनके आपके मिरर फार्मूला, ओके, लेंस मेकर फार्मूला, राइट? 1/v 1/u इस टाइप के जितने भी आपके फार्मूलेज़ उसमें हैं वो सब आपको करने पड़ेंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सिंपल होते हैं, आप एकदम से 1-2 एक इनके कुछ क्वेश्चंस कर लो तो आपके ये पक्के हो जाते हैं, राइट? देन साइन कन्वेंशन क्या होती हैं, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई चीज़ है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट? तो और आपकी अपैरेंट डेप्थ क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब 1 एंड 2 लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? मतलब जब जिसका निकाल रहे हो उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, न्यूमरेटर में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप गलती करते हो एग्ज़ाम में, राइट? तो वो बेसिक्स चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपको बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। बहुत हाई-फाई पढ़ के जाने का, और अगर आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एटलीस्ट उससे भी आप कुछ क्वेश्चन 25 में से 25 नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो आप कर ही पाओगे, राइट? तो वो मेरा कहने का मतलब है। नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेटिक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, आप इसको ईज़िली इनके डिफरेंसेस कर सकते हो। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं,
कैसे उनके डाइपोल्स कैसे अलाइंड होते हैं, पैरामैग्नेटिक में कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट में होते हैं, ये सब आपको इसमें देखना चाहिए, राइट। देन आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, और आपका ओम्स लॉ के बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में और पैरेलल में, ओके। थोड़े बहुत क्वेश्चन कैपेसिटेंस से या डाइलेक्ट्रिक से भी पूछ लेते हैं, तो उस टॉपिक को आप बस एक पेज का एक नोट्स बना लो, उसी से आप पढ़ना उसको, राइट। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी सेल जो आपकी हैं, जैसे वोल्टेक्स है, लेक्लेंची सेल है, इनके फंक्शनिंग क्या है और इसमें क्या क्या सब्सटेंस हम यूज करते हैं, मेनली वही क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, ओके। देन उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इनके एक पेज के आप शॉर्ट पेज के हाफ पेज के आप एक वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स, कि इनके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगता है और इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, बस सिंपल, राइट। हाफ पेज का बस डायग्राम से बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको सब कुछ भी बस प्रिंसिपल याद करना है कि किस प्रिंसिपल से काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से छोटे फॉर्म में करोगे आप, छोटे नोट्स शॉर्ट नोट्स बना के, तो आप देखोगे कि बहुत कम पेजेस में आपके पूरे फिजिक्स के नोट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूलेज एंड डायमेंशंस जैसे होती हैं, उनको अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ओके, जैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये सब आपको ईजिली इसमें याद रहना चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है इसमें से। अगर आपका सपोज कोई टॉपिक नॉन कंडक्टर्स आपका छूट गया है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं छूट गया, तो सिर्फ आप ओम्स लॉ को एटलीस्ट ध्यान से देख लो एक बार, राइट। ये मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो और भी हर टॉपिक से क्वेश्चन लगाएं, राइट, क्योंकि अगर आपको आप टॉप करना चाहते हो तो, राइट। तो आपको तो अगर आपने पूरा कोर्स अगर कवर कर ही लिया है, तो आप हर टॉपिक से कुछ 5 से 10 एमसीक्यूज लगाओ डेली के डेली, राइट। तो आपको वहाँ पे कोई भी आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ओके, बिकॉज बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, ओके। सो लेकिन जो लोग अभी जिनका लगता है कि अभी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। अब जो आपको आता है, अब जैसे मान लो आप मोमेंटम छूट गया, पैरेललोग्राम लॉ छूट गया, किसी का सेंटर ऑफ मास छूट गया, उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। जितने आपको दिन में अच्छा कॉन्फिडेंस है, उन टॉपिक्स को ही आप कवर करो, ओके। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपके देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी आपको आपके जैसे मैक्सिमम बच्चे उनको जानते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके वीक रहते हैं, तो कुछ रटने वाले टॉपिक भी हैं इसमें, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, एयर की कॉम्पोजिशन क्या है, देन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस आपकी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में आपके, राइट, एंड लेन्स प्रोसेस, ये सब आपके जो मेन होते हैं, और ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, राइट। देन एसिड्स बेसिस सॉल्ट, पीएच लेवल क्या होता है, और अलग अलग एसिड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अब ये जो मेन टॉपिक है, इनको आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आप एकदम एग्जैक्टली अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखो कि मेरे को कार्बन पढ़ना है, कार्बन के एलोट्रॉप के नाम पढ़ने हैं, देन उसके बाद उन एलोट्रॉप्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, सिंपल, राइट। देन फर्टिलाइजर पढ़ने हैं, तो पता है कि नेचुरल अलग होते हैं, आर्टिफिशियल अलग होते हैं, तो कौन से नेचुरल है कौन से आर्टिफिशियल है, आप 1-2 पेज में इस नोट्स को खत्म कर सकते हो बना के, ओके। देन आपके ये जो जनरल मटेरियल्स हैं, इनको अच्छे से करके जाना, जितने भी हैं कि इनमें क्या क्या इनके कंटेंट होते हैं, एटलीस्ट कंटेंट तो पढ़ के चले ही जाना, बनाते कैसे हैं अगर वो याद भी ना रहे तो कंटेंट तो याद रहना ही चाहिए आपको। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी होती है, लाइक आपकी शेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपकी वैलेंसी क्या होती है, ओके, आपकी जो मोलर मास क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ओके। जैसे गैस में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आप उसे लीटर्स में भी ले सकते हो, राइट। 22.4 को 1 मोल ले लेते हो आप, उस तरीके से आपको आपके इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, राइट, एटॉमिक वेट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख के जाना, ठीक है, कौन सा एलिमेंट की पोजीशन किस जगह पे है, तो वो आपको एटलीस्ट ध्यान रहनी चाहिए, ओके। तो केमिस्ट्री के बाद अब चलते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में देखिए मैक्सिमम चीज़ें आप बायो की हैं इसमें, तो जो लोग बायो के बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ना, बट आप एटलीस्ट लाइफ सेल्स सेल स्ट्रक्चर सबने पढ़ा होता है क्लास 8th में, राइट, तो उसको अच्छे से करके जाइए। टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सेल में माइटोसिस मियोसिस क्या होती है, राइट, और मतलब बेसिक सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, राइट। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। देन रिप्रोडक्शन में कौन-कौन से आपके वो स्टेजेस होते हैं और कैसे वो आपके कौन-कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्ट लेते हैं। देन ह्यूमन बॉडी में आपको एटलीस्ट कौन-कौन से एंजाइम आपके अंदर पेट में निकल रहे हैं या खाना पचाने में मदद करते हैं। आपकी ब्लड की केमिस्ट्री कैसी होती है, राइट। जो-जो टॉपिक मैं अगर आपको अभी बोल रहा हूँ आप उनको अलग से नोट कर लो, तो भी आपके काफ़ी क्वेश्चन उससे आपको समझ आ जाएँगे। एपिडेमिक्स क्या है, जैसे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वायरसेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है एक बार देख लीजिए, उन पे आरएनए कवर होता है, कैप्सिड होता है, तो वो क्या होता है। अभी वैक्सीन्स जो बन रही हैं वो अलग-अलग, जैसे आपकी एमआरएनए वैक्सीन जो है, तो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, राइट, कुछ आपकी डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस कि इनका फंडा क्या है करने का और इनका क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो एक में क्या होता है कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, आपकी जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको कैसे वो कंट्रोल करता है, और डीएनए वाली कैसे काम करती है। बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन-कौन से आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन
उनके ABCD, राइट, उनके साइंटिफिक नेम और उनकी कमी से कौन सी डिजीजेज होती हैं आपको, राइट। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, ये आप ज्योग्राफी में भी कवर करते हो ये वाला टॉपिक, तो इसमें तो कुछ आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कौन से कॉमन कॉमेट्स हैं, कौन से कॉमन मीटियोर्स हैं, राइट, सोलर सिस्टम में, और किस किस के लिए अभी हमने नए आपके क्या प्रोब्स भेजे हैं, कौन कौन सी एजेंसी ने, नासा ने या उन्होंने, तो उनके नाम भी करंट अफेयर से आपको इसको करना पड़ेगा, राइट। एक्लिप्सिस में जैसे उम्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा क्या होता है, राइट, और ब्राइट लाइट कहाँ मिलती हैं आपको, ब्राइट टेल्स, और इस तरीके से वो जो आपके मेन टर्म्स होते हैं एक्लिप्स के, ये आपको इसमें करना होता है, राइट। तो इसमें बेसिक चीज़ें आप करके चले जाओ, ठीक है। ज़्यादा जो अगर आप नहीं रट पा रहे हो तो बेसिक बेसिक आप करके चले जाओ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर लो, प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर लो बस, राइट। और उसमें प्लांट्स में जब आपके जो पेटल्स होते हैं जैसे, तो उसमें आपका ओवरी जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है, इस तरीके से आप कुछ जो मेन है वो करके चले जाओ, अगर आपका बायो तैयार नहीं है तो। जिनका तैयार है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बायो में बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स नहीं है, बहुत लिमिटेड कोर्स है इसमें, और पूछा भी बहुत कम जाता है ये, तो अगर छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें क्या है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने दोनों बाकी की दो एंशिएंट और मिडिवल नहीं पढ़ी हैं तो आप हिस्ट्री मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो, जैसे इंडस वैली में कौन सी साइट से क्या मिला है, जैसे डांसिंग जो आपकी वो है, वो जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है आपको, देन वो बियर्डेड मैन कहाँ से मिला है, और और सबसे नॉर्दर्न साइट कौन सी है, सुख्ता गंडोर जो है वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से इंडस वैली की क्या क्या, वहाँ पे कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा वो लोग करते थे, ग्रेट बात कहाँ पे है, उसका काम क्या था, ठीक है। और उसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सूफिज़्म, ये तो अच्छे से करके जाना ही जाना, एंशिएंट में खाली बता रहा हूँ। ओके, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सूफिज़्म, तो इसमें बेसिकली बुद्धा की क्या क्या टीचिंग है, धम्मा क्या क्या है, उनके 8 फोल्ड पाथ क्या हैं, ठीक है, महाभनिष्कर्मणा उनकी क्या लाइफ की 4 स्टेजेस थी। ओके, देन अशोक के जो आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 जो उसके स्तंभ हैं, उनको उनके में क्या क्या है, बस बस इतना, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप इतना, इसके बाद और बस एक लीनिएज याद कर लेना कि आपके जैसे गुप्ताज के एंड के बाद कौन कौन से राजा आए, लाइक व्हेन हर्षवर्धना व्हेन केम, उसके बाद कौन आया, लाइक हिरण्यका डायनेस्टी में कौन कौन आया, बस एक नाम एटलीस्ट आप उनकी जो जिस ईयर में वो आए हैं वो एक बार देख लेना, राइट। फ्रीडम मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे गांधी जी का मूवमेंट जो है वो अलग से पढ़ना, और आपने कराई पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, एंड देन आपका कहाँ से आपके कौन कौन से एक्ट्स आए इंपॉर्टेंट, और उन्होंने कैसे आपका 1857 की क्रांति हुई है, कैसे अंग्रेज़ों ने अलग-अलग आपके तीनों जो आपके एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, ये कैसे लड़े, फिर अंग्रेज आए, राइट? उसके बाद कैसे-कैसे उन्होंने फिर कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। तो वो चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। ओके? देन 5 ईयर प्लान क्या है? जस्ट एक लिस्ट बना लो, सारे 5 ईयर प्लान उसमें लिख लो, जिस पे फोकस दिया गया, एक लिस्ट में, एक पेज से आपका काम हो जाएगा। पंचायती राज क्या होता है? आर्टिकल कौन-सा इसके लिए लागू होता है पंचायती राज के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, और पंचायती राज कैसे काम करता है इंडिया में। तो ग्राम सभा होती है, जैसे आपकी नगर पंचायत है, तो वो क्या-क्या होती हैं, राइट? कोऑपरेटिव्स कैसे काम करते हैं, अगेन इनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या-क्या चलते हैं भारत में, राइट? जैसे आपका आपका जो है आपकी आंगनबाड़ी जो है आपका, और आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एसएचजी कहते हैं जिनको, तो वो कैसे काम करते हैं, राइट? भूदान, सर्वोदय क्या हैं, ये थोड़े ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिएगा, राइट? बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, और उनके कौन गुरु थे, उन्होंने कौन सी बुक्स उनकी लिखी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट उन्होंने अखबार निकाले हैं, राइट? ये पता होना चाहिए। देन रेनेसां क्या है, अमेरिका, सारे रिवॉल्यूशंस की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। फ्रेंच हो, आपका इंडस्ट्रियल हो, चाहे रशियन हो, चाहे आपका इवन जर्मन हो, कोई भी हो, राइट? बिस्मार्क ने क्या बोला था, और कौन-कौन से उनके नाम होते थे, राइट? एंड बोल्शेविक उनकी कौन सी पार्टी होती थी, वो उनके 2 नाम क्या थे, राइट? तो वो सब आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए इसमें। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? साइंस एंड टेक में आपका ये मैक्सिमम पार्ट आपका करंट अफेयर से कवर हो जाता है, राइट? वन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, यूनाइटेड नेशंस की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ हैं, जैसे यूनेस्को का कहाँ पर है, तो ये आप स्टैटिक जीके में करते हो, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो इसको। ओके, एंड ये कब बना था, वो बेसिक की उसकी ईयर्स, और वो राइट, पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ, राइट? इन तीनों में डिफरेंस क्या है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म में। तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तभी ये आपके क्लियर हो जाते हैं उस टाइम पे ही, राइट? देन रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इंडिया की करंट रैंकिंग क्या है अलग अलग इंडेक्सेस में, वो करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है, वहाँ से आपका कवर कर सकता है ये, राइट? देन ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20% आता है ये, राइट? तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप कर लीजिए। आप डेट लाइन में अगर इधर से उधर जाते हैं, अलास्का से अगर रशिया में अगर आप चले जाते हैं, तो एक दिन ऐड होता है, एक दिन सब्ट्रैक्ट होता है, राइट? और आपका डेट्स कैसे वेरी करती हैं, इंडिया के कौन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब, क्योंकि इंडिया के स्पेसिफिक भी पूछते हैं, राइट? देन अर्थ के मूवमेंट क्या है, एपोजी पेरिजी क्या होती है, एपिलियन पेरिलियन क्या होता है,
ठीक है? देन आपके सीज़न्स कैसे बदलते हैं, ऑटम क्या होता है, से विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस इसको करना है। लाइक वेदरिंग में क्या-क्या फिनोमेना है, अलग-अलग वेदरिंग कैसे होती है, कौन-कौन से एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर से भी होती है, विंड से भी होती है, राइट? तो इस तरीके से कौन-कौन से फिनोमेना हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, कौन-सी एस एस सेकेंडरी वेव क्या है, प्राइमरी वेव क्या है, राइट? वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। कैल्डेरा किसमें बनता है, राइट? कैल्डेरा वाला जो आपका वो बनता है और उसके बाद आपका कितने टाइप्स के वोल्केनोज़ होते हैं। ओके, देन ओशन करंट्स के नाम हॉट एंड कोल्ड दोनों पता होने चाहिए, कौन से मेन ओशंस में आपके कौन-कौन से ओशन करंट बह रहे हैं। मेन-मेन के नाम आप याद कर लीजिए एटलीस्ट उससे भी आपका हो जाएगा। देन टाइड्स आपके क्या होते हैं, नीप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। देन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये आपको करना है इसमें, राइट? विंड्स कौन-कौन सी होती हैं, लोकल विंड्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं, जैसे डोलड्रम्स डोलड्रम्स कह रहा हूँ सॉरी, आपके और बाकी के जो लोकल विंड्स हैं, जैसे मिस्ट्रल क्या होता है, आपका लू क्या होती है, ये सब पूछा जाता है आपको, राइट? जो सेकंड नेम है वो भी पूछे जाते हैं, जैसे वो पूछते हैं हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, राइट? तो ये सब आपको पूछा जाता है। तो इनके नाम साइक्लोन, एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं और क्या-क्या इसमें इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं बनने की, राइट? कि हाई प्रेशर एरिया होता है, कैसे आई बनती है उसके बाद, राइट? और कैसे ये फिर वीक पड़ जाता है। देन कंसंट्रेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन में आपको ड्यू पॉइंट वगैरह पता होना चाहिए कि कब कंडेंसेशन होता है, फॉग में और स्मोक में क्या फ़र्क है, ओके? क्लाइमेट में आपको मेजर क्लाइमेट जो भी दुनिया की हैं, आपकी जो कोपेन्स्की आपकी जैसे एएम, एएफ क्लाइमेट हम उसमें डिवाइड करते हैं, राइट? तो आपकी ये 9 जो क्लाइमेट के डिफरेंसेस हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कैसे-कैसे होता है, विंटर में बारिश होती है, तो वो सब चीज़ें बेसिक-बेसिक आपको इसमें पता होनी चाहिए, ये सब एक-एक पेज के नोट्स हैं सारे, राइट? देन उसके बाद आपकी इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया में वेजिटेशन कैसा है, इंडिया में हिमालयन रेंज है, देन हिमाद्री एंड देन वो रेंजेस, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं आपका जो आपका ग्राउंड्स है, आपका जो प्लेन्स हैं, एल्यूवियल एल्यूवियल प्लेन्स हैं, राइट? उसमें कैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। देन एक चीज़ इसमें ये होती है कि आपको स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए कि आपके जॉर्ड्स कहाँ बनते हैं और मिएंडर कहाँ बनते हैं, राइट? वो स्ट्रक्चर्स भी कर लेना जो आपके इरोजन की वजह से बनती हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो होती हैं, राइट? और क्रास्ट टोपोग्राफी में कैसे बनते हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, राइट? सिंकहोल्स क्या होते हैं, वो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं बस, ठीक है? इंडिया में क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा है, कहाँ-कहाँ पे कौन से मिनरल मिलते हैं, कौन से स्टेट में, कौन से जहाँ पे माइन्स हैं, राइट? इंडिया में कौन-कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया की क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है, तो मानसून कैसे आता है, कैसे उसकी 2 ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, एक आपकी वेस्टर्न घाट की तरफ जाती है, एक बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाती है, राइट? तो वो उसको आपको अच्छे से इसको करना पड़ेगा, ओके? देन आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था और मतलब कब हुआ था और क्या-क्या उसमें चीज़ेज़ आई थी और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में नेट सोन एरिया इंडिया में कितना बोया जाता है, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन-सी फसल होती है, मतलब लाइक गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है, लाइक कॉटन कहाँ ज़्यादा होती है, लाइक ऑब्वियसली पता है कॉटन आपकी उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, राइट? तो टाइप्स ऑफ सॉइल भी आपको करना होगा, राइट? जितने टाइप्स की सॉइल होती है और कहाँ पे कौन-सी पाई जाती है। देन सी पोर्ट, एयरपोर्ट ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, ओके? देन आपका लैंड, एयर एंड सी रूट्स कौन-कौन से हैं मेन जो हैं इंडिया के। देन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट कौन-कौन से आइटम्स हम ज़्यादा क्या करते हैं इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मर्चेंडाइज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है वो क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स का होता है इंडिया का मैक्सिमम, बिकॉज़ यहाँ पे रिफाइनरी बहुत सारी हैं, तो जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट बाहर जाता है, राइट? देन जेम्स हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरा, राइट? उसके अलावा हम मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट करते हैं, हम लाइक राइस वगैरह खूब एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एपीईडीए क्या है आपसे पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट मार्केटिंग कमिटी जो होती हैं वो एपीईडीए क्या होता है। अभी रिसेंटली किसान आंदोलन हो रहा है तो वो करंट अफेयर से जुड़ के आपसे आपसे पूछा था कि एपीएमसी क्या होती है, राइट? फुल फॉर्म क्या होती है, एटलीस्ट यही पूछ सकते हैं। तो वो कुछ-कुछ कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता रहेगा, ओके? देन करंट इवेंट्स आपको पता ही है, करंट अफेयर आप एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के करके जाओ, अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट क्योंकि पेपर नवंबर में हो रहा है तो एटलीस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के कर लो, राइट? तो इतने तो करके जाओ कम से कम, बिकॉज़ पेपर पहले पोस्टपोन्ड हुआ तो उससे 1-2 महीना पहले के भी पूछे जाने की उम्मीद है, ओके? तो चलें आई लाइक विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप मेरी जो एडवाइस है वो आपको काम आएगी और आई होप आप सब उसमें अच्छा करो, ओके, राइट? तो आई होप इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, थैंक यू।